नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में कम हो रहे हैं इस महामारी बीमारी के मामले, अब तक ठीक हुए 88% लोग। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक 2020 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सही समय पर फल प्राप्त करने के लिए विज्ञान और नवोन्मेष में अग्रिम निवेश जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवोन्मेष की यात्रा साझेदारी और जन भागीदारी से निर्धारित होनी चाहिए। विज्ञान और नवाचार में निवेश करने वाले समाज ही भविष्य को आकार देंगे, लेकिन बिना दूरदृष्टि के यह नहीं किया जा सकता। साथ ही दोस्तों, देश में इस महामारी की स्थिति पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में इस महामारी के दैनिक मामलों की संख्या और इसकी वृद्धि दर में कमी आ रही है। वायरस से स्वस्थ होने की दर 88% हो गई है, जो इस मामले में सर्वोच्च दरों में शामिल है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि भारत नियमों के साथ छूट वाले लॉकडाउन को लागू करने वाले पहले देशों में से एक था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब इस महामारी का टीका विकसित करने में भी अग्रणी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 7 महीने बाद इन राज्यों में खुल रहे हैं स्कूल, जाने किन नियमों का करना होगा पालन। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण देश भर में स्कूल मार्च से बंद हैं। अब अनलॉक के 5वें चरण के तहत केंद्र सरकार 15 अक्टूबर से देश भर में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाने की अनुमति दे चुकी है। हालांकि इस दौरान स्कूलों और बच्चों को इस महामारी की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। इसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिक्किम में कल से स्कूल खोल दिए गए, लेकिन इनमें सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के बच्चे ही स्कूल जा पाएंगे। साथ ही स्कूलों के लिए गाइडलाइन भी तय कर दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार सभी स्कूलों को 2 पारियों में कक्षाएं चलानी होगी, जिनमें से पहली पारी में 9वीं व 10वीं के बच्चे और दूसरी पारी में 11वीं और 12वीं के बच्चे आ सकेंगे। स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा और सैनिटाइजेशन की भी पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। एक क्लास में सिर्फ 50% बच्चों को आने की इजाजत होगी, जबकि शेष 50% बच्चों को दूसरे दिन क्लास के लिए बुलाया जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले बच्चों, टीचर या स्टाफ को स्कूल जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी बच्चे, टीचर या फिर किसी कर्मचारी को बुखार, सर्दी, जुकाम हो तो उसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट, टीचर और स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीमा विवाद और इस महामारी संकट के बीच लद्दाख में आया भूकंप। जी हां दोस्तों, चीन से जारी विवाद और इस महामारी के बीच लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोस्तों, 19 अक्टूबर सुबह आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भूकंप सुबह करीब 4:44 पर आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। भूकंप में अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। कुछ ही दिनों में दोस्तों, यह दूसरी बार है जब लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में भी JP नड्डा का ऐलान, जल्द लागू करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA। इस महामारी की वजह से हो गई है देरी। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू होना तय है। अपने 1 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे नड्डा ने 2021 में प्रस्तावित बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लिया और विभिन्न समुदाय के लोगों से चर्चा की। दोस्तों, नड्डा ने इस बीच कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी की मूल नीति है सबका साथ, सबका विकास। दूसरी पार्टियों के हित में है भेद डालो, समाज को बांटो, अलग अलग करके रखो, अलग अलग मांग करो और राज करो। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार यही कर रही है, फूट डालो और राज करो। सबको समावेश करके चलने की ताकत सिर्फ मोदी जी में है। दोस्तों, JP नड्डा ने आगे कहा कि भाजपा समाज को जोड़ती है, जबकि वे लोग समाज को तोड़कर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन में फेल हुआ पाकिस्तान, लटकी FATF की तलवार। जी हां दोस्तों,
दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के दायित्वों को पूरा करने में असफल रहने के बाद पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में ही रहने की संभावना है। आतंक के खिलाफ FATF की 27वीं कार्य योजनाओं में से प्रमुख 6 योजनाओं को पाकिस्तान पूरा करने में नाकाम साबित हुआ है, जिसमें मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्यवाही शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 14 वर्षीय भारतीय अमेरिकी ने इस महामारी के इलाज के लिए की अहम खोज, मिला बड़ा इनाम। जी हाँ दोस्तों, जब दुनिया भर के वैज्ञानिक इस महामारी का इलाज ढूंढने के लिए एक प्रभावशाली वैक्सीन खोजने में जुटे हैं, तब एक 14 साल की भारतीय अमेरिकी लड़की ने इस महामारी के संभावित उपचार की खोज करने के लिए $25,000 का पुरस्कार जीता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास राज्य के फ्रिस्को शहर में रहने वाली अनिका चेब्रुलू ने 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज जीता है, जिसके साथ उन्हें $25,000 की पुरस्कार राशि मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कमलनाथ पर बरसे शिवराज, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पूछा तीखा सवाल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर फिलहाल विवाद बढ़ता जा रहा है। दोस्तों CM शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में मौन व्रत रखा और कमलनाथ पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पूछा कि इस मामले में कमलनाथ पर क्या एक्शन लिया गया है। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने पत्र में लिखा कि सोनिया जी आप बहन भी हैं, माँ भी हैं और बेटी भी है। क्या ऐसी बहन पर टिप्पणी शोभा देती है? क्या आपके नेता और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दी गई टिप्पणी से आप अवगत नहीं है? क्या गरीब बहन की कोई इज्जत नहीं है? सोनिया जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे निर्लज्ज नेता को पार्टी से निकालेंगी? क्या कार्यवाही आप करेंगी? दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मौन व्रत धरने के दौरान कहा कि इस तरह का अपमान फिर न हो, फिर कोई कमलनाथ न हो, इसलिए हम उपवास कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन ने इस महामारी वैक्सीन का आपातकालीन इस्तेमाल 3 और शहरों में बढ़ाया। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में इस महामारी के टीके के समान रूप से वितरण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कोवैक्स गठजोड़ में शामिल होने के कुछ दिनों बाद चीन ने अपने महामारी वायरस के टीके का आपात इस्तेमाल 3 और शहरों में करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों सरकारी मीडिया की खबरों में कहा गया है कि पूर्वी चीन के झेंगियान प्रांत के 3 और शहरों में इस महामारी के टीके के तत्काल इस्तेमाल के प्रयासों को बढ़ाया गया है और प्राथमिकता के तौर पर यह जरूरतमंद महत्वपूर्ण समूहों को दी जाएगी और बाद में इसे आम जनता को दिया जाएगा। दोस्तों सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक अन्य अखबार द पेपर को उद्धृत करते हुए शनिवार को अपनी खबर में कहा कि यूवी, निंगुबा और शाओसिंग में फिलहाल इस महामारी के खिलाफ टीकाकरण की अत्यावश्यक जरूरत का सामना कर रहे लक्षित अहम समूहों को यह सुविधा दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली NCR को स्मोक की चादर ने ढका, जानिए किन शहरों में प्रदूषण की स्थिति है खराब। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में स्मोक की मोटी परत ने वायुमंडल को ढकना शुरू कर दिया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में इस समय PM 2.5 का स्तर 269 बना हुआ है, जिसे खराब हवा की श्रेणी में माना जाता है। IGI एयरपोर्ट पर PM 2.5 का स्तर 307 बना हुआ है, जिसका मतलब है कि हवाई अड्डे के आसपास हवा की स्थिति बेहद खराब है। नोएडा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, वहां पर PM 2.5 का स्तर 306 बना हुआ है, जो कि बेहद खराब है। ऐसा ही हाल दोस्तों गुरुग्राम का है। गुरुग्राम में PM 2.5 का लेवल इस वक्त 211 बना हुआ है। इस लेवल को खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में टिकटॉक से बैन हटा, 9 अक्टूबर को ऐप पर लगा था प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के टेलीकॉम निगरानीकर्ता ने सोमवार को वीडियो साझा करने वाली चीनी ऐप टिकटॉक पर से बैन हटा लिया है। इसका संचालन करने वाली कंपनी की तरफ से अनैतिक सामग्री को नियंत्रित करने का आश्वासन दिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। दोस्तों पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने अनैतिक सामग्री की कई शिकायतें प्राप्त होने के बाद 9 अक्टूबर को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। PTI ने ट्वीट कर कहा कि प्रबंधन की ओर से यह आश्वासन मिलने के बाद कि अश्लीलता और अनैतिकता फैलाने वाले सभी अकाउंट्स को वह ब्लॉक करेंगे। इस पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया है। टिकटॉक स्थानीय कानूनों के अनुसार अकाउंट में सुधार करेगा। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत में अब तक इस महामारी के लगभग 76 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,15,000 से ज्यादा लोग
लोगों की जान चली गई है। दोस्तों भारत पूरी दुनिया में इस महामारी के कुल संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर है। वहीं दोस्तों बात की जाए भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों की, तो दोस्तों उसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आता है। महाराष्ट्र में 16 लाख से ज़्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस महामारी के आंकड़े 4 करोड़ को पार कर गए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 11 लाख को पार कर गया है। पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है, जहां पर 81,90,000 से ज़्यादा संक्रमित है। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राज़ील का है। ब्राज़ील में 52 लाख से ज़्यादा संक्रमित हैं। इन तीनों देशों के बाद में रशिया, अर्जेंटीना, कोलंबिया, स्पेन, पेरू, मैक्सिको, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाढ़ प्रभावित लोगों को 1 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी तेलंगाना सरकार, सीएम केसीआर ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को कहा कि शहर में बाढ़ प्रभावित घरों को 10,000 रुपए की तत्काल राहत राशि दी जाएगी। इसके अलावा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1 लाख रुपए की सहायता और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। दोस्तों एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक बाढ़ के कारण चावल और दालें जैसे जरूरी चीजें नष्ट हो गई। इसे देखते हुए राव ने कहा कि मंगलवार सुबह से 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोस्तों विज्ञप्ति में कहा गया है कि राव ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेदचल जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे क्षेत्र में टीमों को भेजें और मंगलवार सुबह से गरीबों में रकम का वितरण करें। दोस्तों मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सोमेश कुमार से आर्थिक मदद विवरण कार्यक्रम की निगरानी करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सभी मंत्री, विधायक, पार्षद, हैदराबाद के महापौर और उप महापौरों को गरीबों की मदद करना अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हीरो ने लॉन्च किया स्प्लेंडर प्लस का नया एडिशन, खुद की चॉइस पर लगवा सकेंगे ग्राफिक्स। जी हां दोस्तों, टू व्हीलर बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने फेस्टिवल धमाका करते हुए अपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस का नया एडिशन आज लॉन्च कर दिया है। दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प ने स्प्लेंडर प्लस ब्लैक एंड एक्सेंट को मार्केट में उतारा है। इसकी दिल्ली एक शोरूम कीमत 64,470 रुपए है। दोस्तों यह हीरो के सभी डीलरशिप में उपलब्ध होगी। दोस्तों कंपनी ने मोटरसाइकिल में पहली बार एक खास इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कस्टमर्स स्प्लेंडर प्लस पर ब्लैक एंड एसेंट को खरीदते समय अपने हिसाब से ग्राफिक्स कस्टमाइज करा सकते हैं। यह पहल कंपनी ने कुछ महीने पहले एक डिजाइन कॉन्टेस्ट के आधार पर की है। दोस्तों यह नया एडिशन ऑल ब्लैक कलर अवतार में उपलब्ध है। इसमें सब कुछ ब्लैक कलर में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले और पिछले 24 घंटों के मौसम समाचार। दोस्तों बात की जाए बीते 24 घंटों की, तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान गुजरात, उत्तरी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। दोस्तों केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हुई है। दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों बात की जाए आगामी 24 घंटों की, दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों उत्तरी पश्चिमी भारत के मौसम के साथ साथ पश्चिमी हिमालय राज्यों में मौसम पूरी तरह शुष्क बने रहने की संभावना है। दिल्ली प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर ही बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने और चांदी में गिरावट के बाद लौटी तेजी, जानिए क्या है आज के दाम। जी हां दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। दोस्तों सोना चांदी की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई थी। MCX पर सोना आज 110 रुपए की गिरावट के साथ 50,437 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला था, जबकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में सोना 50,547
145 पर बंद हुआ था, लेकिन खुलने के 1 घंटे बाद सोने की कीमतों में तेजी आई। इसने आज 50,782 का स्तर छू लिया है, यानी कि दोस्तों सोना सीधे सीधे 300 रुपये बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो दोस्तों चांदी में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चांदी का फिलहाल दाम 773 रुपये बढ़कर 62,081 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुरु नानक की 591वीं जयंती पर पाकिस्तान ने भारतीय सिखों को किया आमंत्रित। जी हां दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 551वीं जयंती पर पाकिस्तान ने भारतीय सिखों को आमंत्रित किया है। यह जानकारी सोमवार को एक अधिकारी ने दी। दोस्तों ननकाना साहिब में 27 नवंबर से 3 दिनों के उत्सव गुरु नानक गुरु पर्व की शुरुआत होगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गुरु नानक के जन्म स्थल गुरुद्वारा जन्म स्थान ननका साहिब पर उनकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष भारत और दुनिया के विभिन्न स्थानों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। बहरहाल दोस्तों इस महामारी से इस वर्ष यह उत्सव प्रभावित हो सकता है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर दी है कि भारतीय श्रद्धालुओं को देश में प्रवेश के लिए 5 दिवसीय वीजा की पेशकश की जाएगी। साथ ही पाकिस्तान में प्रवेश के लिए हर भारतीय को इस महामारी के लिए नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी के लिए खुशखबरी, एक और प्रोत्साहन राहत पैकेज लेकर आएगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए केंद्र सरकार तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लेकर आएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस महामारी के कारण देश के सामने पैदा हुए हालात से निपटने के लिए सरकार के पास एक और प्रोत्साहन पैकेज का विकल्प मौजूद है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट के कारणों का आकलन करना शुरू कर दिया है। इससे केंद्र को कुछ अहम जानकारियां भी मिली है। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को खर्च बढ़ाने का सख्त निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बड़ी PSU कंपनियां साल 2020-21 के योजनाबद्ध पूंजीगत खर्च का 75% हिस्सा दिसंबर 2020 तक पूरा करे। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े इस महामारी के बुरे असर को कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिवों और इनसे जुड़ी 14 PSU कंपनियों के चेयरमैन व प्रबंधन निर्देशकों के साथ ऑनलाइन बैठक में उन्होंने पूंजीगत योजनाओं पर तेजी से काम करने की भी अपील की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IPL 2020 राजस्थान ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया। जी हां दोस्तों, IPL 2020 के 37वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया है। इस टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स के लिए यह चौथी जीत है। दोस्तों राजस्थान के लिए जोस बटलर ने शानदार खेल दिखाते हुए अपनी टीम के लिए नाबाद रहते हुए 70 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। इस हार के साथ ही CSK की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद भी कम हो गई है। दोस्तों संकट की स्थिति में आकर जोस बटलर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए मैच जिताऊ पारी खेली। बटलर ने अंत तक नाबाद रहते हुए 48 बॉल में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 70 रन ठोक डाले। इस लाजवाब पारी के लिए जोस बटलर को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। वहीं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से मिले 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 17.3 ओवर में 126 रन मात्र 3 विकेट खोकर ही अपने नाम कर लिए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था तो जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में उस तारीख का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।